चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले सेबी लॉ एंड रेगुलेशन, ये जो कि लास्ट चैप्टर हमारे डिस्कशन का स्कैनर का। इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी एक्ट का जो बोर्ड मीटिंग पार्ट्स है, डायरेक्टर एंड ऑल, वो सब डिस्कस करेंगे। बाकी एलाइट लॉज गाइस उतना रिलेवेंट नहीं है, तो वो स्किप करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो देखते चलो। सबसे पहले हम लोग को ये क्वेश्चन गाइस देख सकते हैं आप, एटलीस्ट 4 मार्क्स का इसमें से आते ही हैं, तो हमको पढ़ना ही है, वो तो है ना। उसके बाद देखते कि एक्ट का आखिर अपना ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो एक्ट का ऑब्जेक्टिव था, सेबी एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये ना इनएक्ट हुआ पार्लियामेंट में। ठीक है, ये काय के लिए आया है, प्रिवेंट करने के लिए अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन जो सिक्योरिटीज में होते हैं। 3 टाइप की चीज़ें इसमें दी गई है। सबसे पहले ये कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें अपन रिकग्नाइज करते हैं और सुपरविजन करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बहुत सारे सिक्योरिटीज में और लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि ये इन चीज़ों में प्रोटेक्शन दे, सो दैट लोग फील फ्री करें इनमें इन्वेस्टमेंट करने में। अब शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं अपन। पहला शॉर्ट नोट ये कि लॉक इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रमोटर्स। जो प्रमोटर होते हैं ना, उनके पास कुछ सिक्योरिटीज होती है लॉक इन में, तो अपन को वो देखना है। ठीक है, तो देखो, इन पब्लिक इशू द इक्विटीज एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर हेल्ड बाय प्रमोटर आर इन लॉक इन। मतलब वो लोग को लॉक कर देते कि इतने साल तक आप उसको सेल ही नहीं कर सकते। कौन लोग? प्रमोटर्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो प्रमोटर रखते हैं उनके लिए। ठीक है, कितना? मिनिमम 3 साल तक उन लोग लॉक कर देते हैं, उससे 3 साल तक उनके पास रहना ही चाहिए। या फिर जो अपन पब्लिक को अलॉट कर रहे हैं वो, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो लेटर हो, 3 साल या फिर अलॉटमेंट टू पब्लिक विच एवर इज लेटर। फिर सेकंड पॉइंट दिया, द प्रमोटर होल्डिंग एक्सीज द मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन लॉक इन पीरियड फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए रखेंगे अगर आपका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन करना है ना प्रमोटर को, उससे अगर एक्सीज कर रहा है ना आपका होल्डिंग, तो फिर आपके लिए वो 1 साल का लॉक इन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। समझ लो कि आपको 100 रुपीज़ आपको क्या करना था, आपको कंट्रीब्यूट करना था मिनिमम, आपने कर दिया है 150। तो गाइस जो 100 है ना उसके लिए 3 साल का लॉक इन है, और जो 50 है ना उसके लिए 1 साल का लॉक इन है। ठीक है, हाउएवर द एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज एफपीओ आर नॉट सब्जेक्ट टू लॉक इन। इनिशियल आईपीओ के लिए बस रहता है गाइस, एफपीओ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ग्रांट्स ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेक स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ग्रांट का क्या करते हैं देखते हैं। तो ग्रांट ऑफ रिकग्नाइजेशन टू स्टॉक, अगर ग्रांट दे रहे हैं अपन स्टॉक एक्सचेंज को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगी वो ग्रांट दे सकती है। तो उसको कैसे रिकग्नाइज करेगा स्टॉक एक्सचेंज? तो देखो, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, द मैनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटर इन फोर्स बिटवीन द मेंबर्स। 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इन्फोर्सेबल होना चाहिए वो। उसके फिर जो रिप्रेजेंटेशन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑन ईच ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बाय द नंबर ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 3 एज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑन बिहाफ। 3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और उसमें से भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसका अकाउंट्स मेंटेन करना है और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा सीए से। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। ग्रांट ऑफ रिकग्नाइजेशन, अगर कोई ग्रांट मिलती है तो उसको कैसे रिकग्नाइज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो सबसे पहले तो उसके लिए अपन को क्वालिफाई होना चाहिए मेंबरशिप में, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्फोर्सेबल होगा, रिप्रेजेंटेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जिसमें भी नॉमिनेटेड रहेगा। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, और ऑडिट जो करेगा वो सीए रहेगा। अब हम लोग शॉर्ट नोट डिस्कस करते हैं 2018 जून का। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि टाइप्स ऑफ लिस्टिंग कौन सी होती है गाइस। तो देखो, इनिशियल लिस्टिंग होती है जो कि फर्स्ट टाइम आती है स्टॉक एक्सचेंज में। देन होती है लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू। ठीक है, उसके बाद जो पब्लिक में फर्स्ट टाइम आती है उसको पब्लिक इशू बोलते हैं। राइट इशूज, मतलब जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको अपन राइट देते हैं, तो उसको बोलते हैं राइट इशूज। ठीक है, ऑलरेडी लिस्टेड को देते हैं। ठीक है, फिर बोनस वाला किसको देते हैं? फ्री का शेयर बोलते हैं जिसको। ठीक है, लिस्टिंग कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है ना, वो कैपिटलाइज करती है अपने प्रॉफिट्स को इशू करके बोनस शेयर्स। ठीक है गाइस, उसके बाद होता है लिस्टिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, व्हेन द जब मर्जर होता है ना तो वो कंपनी न्यू शेयर इशू करती है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, विच आर लिस्टेड, जो कि लिस्टेड हो जाते हैं। समझ लो कि अभी आपकी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं थी या लिस्टेड थी, वट एवर। ठीक है, बट आप उसके बाद मर्जर के बाद वो लिस्टेड हो रही है दूसरे के नाम से, तो एक तरीके की फिर से लिस्टिंग हुई ना, तो फिर उसको बोलते हैं। इसी के साथ हमारा शॉर्ट नोट पार्ट खत्म होता है गाइस। इसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अपन ना 2016 सिलेबस आया था ना अपना, तो उसके बाद के ही क्वेश्चंस देखेंगे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर अपन थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी कर रहे कह सकते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कैसे करते हैं। द प्रोविजन कंटेन इन चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड सेक्शन 127 शेल इन फार रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। पहला पॉइंट है कि जब अपन इशू करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज को, और सेकंड पॉइंट है जब अपन डिविडेंड पे नहीं कर पाते बाय लिस्टिंग कंपनी or those company which intend to get their security listed on any stock exchange in India except as provided under the act be administered by SEBI। मतलब बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट तो इश्योर ट्रांसफर हो गया। मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं गाइस, अपन क्या पढ़ रहे, पावर पढ़ रहे हैं ना, कि सेबी का क्या पावर होता है। वन सेकेंड। हाँ, सेबी का क्या पावर होता है, तो सेबी का पहला पावर ये है कि वो इशू करेगा, ट्रांसफर करेगा सिक्योरिटीज को। ठीक है, फिर सेकंड करेगा कि जो नॉन पेमेंट है डिविडेंड का, जैसे जो कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी है वो डिविडेंड पे नहीं की अगर, तो ठीक है उनके, टू दोस कंपनी विच इंडेड टू देयर सेट लिस्टेड ऑन द सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्सेप्ट द प्रोवाइडेड। हाँ, जो सेबी ने मना किया उनको हटाकर, एक्सेप्ट द प्रोवाइडेड मतलब सेबी ने जिनको बोला उनको हटाकर, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया डिविडेंड का, उन कंपनी को रेगुलेट करती है। ठीक है, और उसके बाद फिर अदर के जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, 3 पॉइंट हो गए, इशू और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज, मैं शेयर्स बोलूँगी तो सिक्योरिटी समझ लेना। ठीक है, फिर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय लिस्टेड कंपनी अदर देन रेगुलेटेड बाय, मतलब प्रोवाइडेड बाय सेबी। और फिर थर्ड पॉइंट है कि इन अदर केसेस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सीजी। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल पावर रिलेटिंग टू ऑल मैटर रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड अदर मैटर्स स्पेसिफाइड इन एक्ट शैल बी एक्साइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार। गाइस, हमारा डाउट हटाने के लिए इसमें बता दिया गया कि जो प्रोस्पेक्टस होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है, उन मैटर से रिलेटेड जो भी पावर है वो सीजी के पास है, और अपना रजिस्ट्रार के पास है और ट्रिब्यूनल के पास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया कि जो सेबी हैगी वो सारे मैटर जो स्पेसिफाइड किए गए हैं उनके ऊपर पावर अपना उसको लेवी करेगी, जो सेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मीनू लिमिटेड वांट टू मेक इनिशियल ऑफर ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। मीनू लिमिटेड जो है वो इनिशियल ऑफर करना चाहती है, और हमको एडवाइस करना है उसको कि एक्सटेंट ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, पहले बताना है अपन को। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हमको बताना है कि एज पर सेबी रेगुलेशन के हिसाब से जो प्रमोटर या इशूअर होता है, ठीक है, इन केस ऑफ आईपीओ, ठीक है, तो वो 20%, नॉट लेस देन 20%, मतलब कम से कम 20%, मतलब मिनिमम 20% उसके पास होना ही चाहिए शेयर्स। ठीक है, प्रोवाइडेड इन केस ऑफ पोस्ट इशू ऑफ शेयर होल्डिंग टू प्रमोटर इज लेस देन 20%, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, अगर समझ लो कि एक बार अपन किया और ना वो शॉर्ट पड़ गया, 20% अगर प्रमोटर ने नहीं रख पाया तो फिर से करो। ठीक है, और उसके बाद 20% तक उसको कम से कम लाना ही चाहिए, उसे शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उससे ज़्यादा है तो चलता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग अ शॉर्टफॉल द मिनिमम कंट्रीब्यूशन एज स्पेसिफाइड प्रमोटर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ पोस्ट इशू। और पोस्ट इशू मतलब एफपीओ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो एफपीओ है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10% होना चाहिए, और सबसे पहले जो आईपीओ होता है उसमें 20% होना चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ही है कि लॉक इन पीरियड रहता है गाइस, इसका कितना साल का रहता है, 3 साल का रहता है। ठीक है, 3 साल का इसका लॉक इन पीरियड रहता है, या फिर जो पब्लिक इशू करे वो विच एवर इज लेटर। ठीक है, और उसके बाद जो प्रमोटर रहता है वो मिनिमम अपना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉक इन रहता है उसका 1 साल तक। अगर उससे ज्यादा है, समझ लो 21% है, तो जो 1% है वो 1 साल तक के लिए रहता है लॉक इन, और 20% है वो 3 साल के लिए लॉक इन रहता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमको बताना है मेन फीचर जो क्वालिफाई करे एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी को, जो कि सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के अंदर वो है, मतलब एक्ट रेगुलेशन के अंदर उसका फीचर्स बताना है हमको। ठीक है, किसकी फीचर्स बताना है अपन को, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी के। तो देखो मेन फीचर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी का क्या है। फर्स्ट पॉइंट की जो ऑडिट कमेटी है वो मिनिमम 3 डायरेक्टर की होनी चाहिए, जिसमें से 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ अ कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। गाइस, बहुत ज्यादा ध्यान से याद करने की बात है कि यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है, बहुत सारे एक्ट में यहाँ पे 1 डायरेक्टर रहता है जो कि मुझे याद था। ठीक है, यहाँ पर 2/3 ऑफ डायरेक्टर है, किसमें, सेबी में। सेबी की ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, इसमें से 2/3 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट मतलब पॉइंट है, ऑल मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियल लिटरेट, मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 मेंबर, एक इंसान उसमें होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मतलब उसको जानकारी हो अकाउंटिंग की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, उसके बाद वहाँ का जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
ठीक है? उसके जो चेयरमैन रहेगा वो प्रेज़ेंट होना चाहिए एजीएम में, ऐसा नहीं गायब है वो अपना, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ऑडिट कमिटी है वो इनवाइट करेंगे एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है? एप्रोप्रिएट हेड्स जैसे रहते हैं सारे हेड्स के लिए, ठीक है, मीटिंग में। बट ऑन ओकेशन इट आल्सो मीट विदाउट अ प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी, द फाइनेंशियल डायरेक्टर, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर may be present as invitees for the मीटिंग। ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें इंटरनल ऑडिट का हेड होना चाहिए और ये अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए, ठीक है? जो सीएस रहेगा वो सेक्रेटरी रहेगा इस कमेटी का भी, मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कमेटी का भी सेक्रेटरी रहेगा। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, मेन फीचर्स ऑफ ऑडिट कमेटी अंडर सेबी एलओडीआर, ठीक है गाइस? तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखना है कि इसमें 3 डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें से 2/3 रहने चाहिए इंडिपेंडेंट। फिर लिखना जो सारे मेंबर्स होते हैं ऑडिट कमेटी के वो फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए और उसमें से एक इंसान जो रहेगा वो अकाउंटिंग और एफएम में कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। फिर जो चेयरमैन रहेगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चेयरमैन जो होगा वो एजी में प्रेजेंट होना चाहिए। इनका जब कमेटी रहेगा इन उसमें वो लोग एग्जीक्यूटिव्स को इनवाइट करेंगे जिसमें से इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट आना ही चाहिए और सेट जो सीएस है वो हमारा कमेटी का भी सीएस रहेगा। गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? मिस्टर गोडन हु इज़ रजिस्टर्ड एज अ इंटरमीडिएटरी फेल्स टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अ क्लाइंट एंड हेंस पेनलाइज्ड बाय द सेबी 15 बी ऑफ अ सेबी एक्ट, एडवाइस करो, ठीक है गाइस? वो जो था वो जेल चला गया, ठीक है? क्योंकि वो फेल हो गया था एग्रीमेंट का, जो रजिस्टर था ना वो जिस चीज़ के लिए इंटरमीडिएटरी के लिए रजिस्टर था वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया तो उसको जेल भेज दिए हैं। तो अब बताओ क्या कर सकते हैं अपन? तो रेमेडी ये है कि अगर सेबी लेड आउट इफ एनी पर्सन हु रजिस्टर एज ए इंटरमीडिएटरी, मतलब वो इंटरमीडिएटर का काम करता था, मतलब मीडिएटर का काम करता था एक्ट पे, और वो क्लाइंट को एंड विथ हिज क्लाइंट फेल टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, में एग्रीमेंट में जा नहीं पाया, उसके लिए वो पेनल्टी उसको लग सकती है 1 लाख रुपए की फॉर ईच ऑफ द डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यू। जब तक उसका फेलियर कंटिन्यू होगा उसका हर हर दिन 1-1 लाख रुपए लगेगा और वो 1 करोड़ तक जा सकता है, ठीक है गाइज? 1 करोड़ के बाद नहीं लगेगा उसको। उसके बाद जो वो है उसके लिए 2 रेमेडी दी हुई है हम लोग को। एक तो वो अपील कर सकता है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को और एक वो सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है, ठीक है गाइस? तो डिटेल में बताती हूँ मैं। देखो सेक्शन 15 टी ऑफ सेबी एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कि एनी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है ऑर्डर ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड के ऑर्डर से वो खुश नहीं है, तो फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट कमेंसमेंट के बाद तो वो अपील कर सकता है सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल को अपने जुरिक्शन के, और फील कर सकता है 45 डेज के अंदर अंदर एक ऑर्डर जो कॉपी रहेगी बोर्ड के ऑर्डर की उसको सबमिट करेगा और बोलेगा कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, उसका फीस पे करेगा जितना भी रहेगा। उसके बाद जो ट्राइब्यूनल है वो एंटरटेन करेगा अपील को आफ्टर, जब उसको लगेगा कि हाँ ये जो है अपील आई है वो काम की है या फिर इन द सेंस वो सेटिस्फाइड है उससे, तो फिर वो अपील करेगा। और फॉर नॉट फाइलिंग विद इन द सेट पीरियड, यहाँ पे एक्सटेंड आएगा मेरे ख्याल से, सफिशिएंट कॉट फॉर नॉट फाइलिंग द फीस, मेरे ख्याल से लिखा है कि यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है ट्रिब्यूनल अगर तुम सही टाइम पे फुल नहीं कर पाए, मतलब 45 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है, ये लिखा है वहाँ पर, ठीक है? द ट्राइब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टी और उसको एक बीइंग हर्ड को अपॉर्चुनिटी भी देगा, उसके बाद वो कंफर्म मॉडिफाई कर सकता है या सेटिसाइड कर सकता है, मतलब या तो मॉडिफाई करेगा या तो कंफर्म करेगा तो सेटिसाइड कर देगा, ठीक है? इसमें मैं बता देती हूँ जो अगर अगर आप एक पर्सन हो जो कि अपना जेल चले गए हो, ठीक है? और आपको जेल जाने के बाद आपको आपको अपील करना है, तो आप सबसे पहले करो सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल को, उनको जाके अपील करोगे ना तो आप 45 डेज़ के अंदर बोर्ड की जो ऑर्डर की कॉपी है वो देना। और अगर आप उतने टाइम पे नहीं जा पाए तो वो टाइम एक्सटेंड हो सकता है अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो, अगर उसको लगता है कि रीज़नेबल ग्राउंड्स था और आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, उसके बाद आपके ऑर्डर को वो मॉडिफाई कर सकता है, कन्फर्म कर सकता है या फिर वो सेटिस्फाइड कर सकता है। देन सुप्रीम कोर्ट को अपील कब कर सकते हो आप? प्रोवाइडेड कोई भी पर्सन अगर ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो विद इन 60 डेज, 60 डेज के अंदर जो ऑर्डर यहाँ का आया था ना इसके ऑर्डर के 60 डेज के अंदर वो यहाँ पर जाके सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि मतलब अपील कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको ठीक लगता है, ठीक है, सफिशिएंट कॉज है, तो फिर वो फर्दर एक्सटेंशन कर सकती है 60 डेज तक, मतलब 60 डेज के अंदर आपको अपील करना है, अगर आप उतने दिन में नहीं कर पाए ना तो फर्दर 60 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो, ठीक है गाइस? इसको भी बता देती हूँ, आप अगर वहाँ जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो 60 डेज के अंदर आपको ये वाला मतलब यहाँ का ऑर्डर आने के बाद 60 डेज के अंदर यहाँ पे आप जा सकते हो और उसका टाइम एक्सटेंड हो सकता है 60 डेज तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी को क्यों लाया गया है और उसके पर्पस के बारे में आपको डिस्क्राइब करने बोल रहा है। हम पहले भी पढ़ चुके फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कि जो सेबी एक्ट है ना, उसको सेबी एक्ट को प्रियम्बल किया गया है और उसमें प्रोवाइड किया गया है कि वो काय के लिए आई है, ताकि वो इंटरेस्ट ना, जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उसको बचा सके, जो अपना प्रमोट कर सके और हमारा शेयर मार्केट को बढ़ा सके, डेवलप कर सके, रेगुलेट कर सके यहाँ के मार्केट को, और फिर जो भी इंसिडेंट है यहाँ पे सारे सी मैटर को कनेक्ट कर सके। ठीक है, फिर जो सेबी है वो अचीव कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि फेयर डीलिंग ऑफ इशू इन मार्केट प्लेस में लो कॉस्ट में वो प्रोवाइड कराए सब चीज़ों को और फेयर डीलिंग करवाए। देन वो प्रोवाइड करती है हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का सेफ गार्ड करना ही उसकी जिम्मेदारी है। और वो कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर प्रैक्टिस लाइक ब्रोकर, मर्चेंट, बैंकर, इनका इनके ऊपर ध्यान देती है। ठीक है गाइस, मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा रही हूँ। पहले अगर आपको पर्पस पूछेगा सेबी का, ठीक है गाइस, ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें क्वेश्चन प्लीज मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया कि सेबी का पर्पस बताओ, तो सबसे पहले लिखना कि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, फिर वो शेयर मार्केट का डेवलपमेंट करता है, रेगुलेट करता है मार्केट को। ठीक है, फिर जितने भी मैटर यहाँ पे इंसिडेंटल इससे रिलेटेड टू सबको सॉल्व करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करे, फेयर डीलिंग करवाए लो कॉस्ट पे। ठीक है, उनको सेफ गार्ड कराए उनके राइट्स से। ठीक है, और क्या करे, रेगुलेट करे, कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर इंटरमीडिएट ब्रोकर्स जो रहते हैं ना, उन लोग मतलब बदमाशी ना करे करके ध्यान देता है लोग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लिस्ट आउट द मेन फीचर ऑफ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी टू बी सेट इन सेबी। गाइस अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अभी किए थे कि ऑडिट कमिटी जो रहेगी उसका कैसे सब रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, आई होप आप लोग पढ़ लोगे। फिर से मैं रिवीजन करवा दूंगा, करा देती हूँ। देखो इसमें यही लिखा था कि जो ऑडिट कमेटी से 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से 2/3 जो रहेंगे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर लिखा था कि जो फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, इसमें एक का अकाउंटेंट और एक एफएम में पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एजीएम अटेंड करेगा। वो सीएस जो रहेगा हमारा, वो कमेटी का भी सीएस रहेगा। एक पॉइंट और लिखा था हमारे उसमें। ठीक है, ये कि वो इनवाइट कर सकते हैं उन लोग डायरेक्टर्स को, और उसका जो हेड रहेगा, इंटरनल ऑडिट का हेड जो रहेगा वो यहाँ पर आएगा, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा ही एग्जीक्यूटिव की तरह मीटिंग अटेंड करने। ठीक है, उसके बाद ये नया नया पॉइंट है, ये पढ़ते चलो। प्रोवाइडेड दैट ओकेशनली ऑडिट कमिटी मीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, बिना एग्जीक्यूटिव्स के भी मीटिंग कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि देखो द ऑडिट कमिटी मीट एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर, 4 बार उनको मिलना ही है कम से कम, एंड नॉट मोर देन 120 days एस्केपिंग विथ डू। जैसे आज एक मीटिंग हुई तो 120 के अंदर अंदर एक मीटिंग और हो जानी चाहिए। ठीक है गाइस, याद रखना साल में 4 मीटिंग, और हर मीटिंग के बीच में 120 से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोरम क्या रहेगा कि एटलीस्ट 2 मेंबर जो रहेंगे वो प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर 1/3, 2 मेंबर या फिर 1/3 प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। फिर से बता देती हूँ, कोरम क्या होना चाहिए, मिनिमम मेंबर शुड प्रेजेंट इन मीटिंग, 2 मेंबर या 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, या फिर 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स। ठीक है, एटलीस्ट मतलब सॉरी, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रहेंगे ही, उसके बाद 2 मेंबर या फिर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, विच एवर इज ग्रेटर। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑडिट कमिटी शैल हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटीज। उसके पास पावर है कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इंप्लॉय से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आउटसाइड, कुछ भी प्रोफेशनल एडवाइस ये सब ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस, इसमें दिया कि स्टेट द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ ये सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। अभी अपन पढ़े थे एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है गाइस, उसका क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर और अ टेक्निकल मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल अनलेस ही इज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 7 ईयर इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। देखो गाइस, बहुत ईजी है, मैं आपको अच्छे से करा देती हूँ। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रेसिडेंट ऑफिसर को रखना है। तो ये जो होगा ना, या तो ये सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है गाइज, या फिर ये हाई कोर्ट का जज होगा जो कि 7 साल का एक्सपीरियंस होगा जिसके पास। ठीक है,
उसके बाद लिया है सेकंड पॉइंट में कि जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर। ये इसके लिए था, अब आपको जुडिशली मेंबर बनना है ना, तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट का 5 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा चलेगा, ठीक है। और अगर आपको टेक्निकल मेंबर चाहिए तो उसके लिए आपको सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी चलेगा, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी चलेगा सीजी का, ठीक है। और फिर अ पर्सन टू प्रूव, और उसके पास जो एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 15 साल का, ठीक है। और फाइनेंशियल सेक्टर में होना चाहिए, सिक्योरिटी सेक्टर में चाहिए, डेरिवेटिव्स में होना चाहिए, इंश्योरेंस में होना चाहिए, ठीक है गाइस। फिर से रिकैप करवा देती हूँ मैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफिसर बनना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर आपको जो चीफ जस्टिस होना चाहिए, या फिर आपको ये जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हो जिसको 7 साल एक्सपीरियंस है। अगर आपको जुडिशरी मेंबर बनना है तो फिर आपको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल वाला। और अगर आपको टेक्निकल मेंबर बनना है तो फिर उसके लिए आपको सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी बनना चाहिए, अपना किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप एक एबिलिटी और इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, स्पेशल नॉलेज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, डेरिवेटिव्स में, सिक्योरिटी मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमको ब्रीफ में बताना है पावर ऑफ सेबी, हम लोग पढ़ चुके हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, अ, इसका आंसर तो दिया नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या दिया था, वन ऑफ द कंप्लेन ऑफ सेबी आफ्टर आफ्टर इंक्वायरी फाइंड अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैज बीन ट्रेडिंग ऑफ, मतलब इसमें बोल रहा है कि एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना पता चल गई थी, ठीक है, तो उसके लिए ना सजा मिलती है, ठीक है। तो उस फाइंडिंग के हिसाब से जो वाई है, मिस्टर वाई, वो गाइज ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, अपील वाला जो मैंने आपको बताया था ना, कहाँ कहाँ पे अपील कर सकता है, वही क्वेश्चन है। मे बी रुको मैं देखती हूँ, 2014 जून, देखते हैं 14 जून, ये रहा 14 जून। ओके, दूसरा चलो बता देती हूँ। अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग, गाइस वो जो इंसान था ना, वो क्या क्या पता है, अंदर की इंफॉर्मेशन जो कि ना सीक्रेट है ना, वो जाके सबको बता दिया। तो गलत बात है, इससे ना क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, इससे ना प्राइस ऊपर नीचे होते हैं ना, तो लोगों को फायदा नुकसान हो जाता है। तो वो बात बताने के लिए आपको सजा होगी। देखो सबसे पहले क्या, आइदर ऑन हिज बिहाफ और बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, तो खुद बता रहे हैं तो किसी को बोल रहे हैं जा बता दे करके, ठीक है। डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन शेयर स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है शेयर्स, वो जिसका प्राइस अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कम्युनिकेट कर दिया वो, ठीक है, सबके साथ, या तो वो रिक्वेस्ट पे या तो फिर खुद से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। तो फिर उसको पेनल्टी लगेगी 25 करोड़ की, या फिर 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग से जो भी फायदा हुआ है उसका 3 टाइम या फिर 25 करोड़, विच एवर इज हायर, ठीक है। 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी गाइस उसके ऊपर, ठीक है। विच शैल नॉट बी लेस देन 10 lakhs, और 10 lakhs से तो कम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, बट मे बी एक्सटेंड टू 25 करोड़, और वो 25 करोड़ तक जा सकता है, 25 करोड़ तक जा सकता है। रिवीजन करवा रही हूँ, देखो गाइस, अगर वो खुद से या किसी और के कहने पे कम्युनिकेट कर देते हैं प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो उसको पेनल्टी लगेगी 25 करोड़ की, या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट जो कि वो अर्न किया है, हायर अमाउंट जो कि 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और 25 करोड़ तक जा सकता है गाइस, 25 करोड़ तक, ठीक है गाइस। उसके बाद है एक लास्ट क्वेश्चन बचा, वो देख लेते हैं। इंडस्ट्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर द FIC एक्ट, रजिस्टर ऑफिस इज मुंबई, 8% रिडीमेबल बॉन्ड रिडीम आफ्टर 7 ईयर के बाद वो बॉन्ड जब वो रिडीम होने वाला था, ठीक है। वो डायरेक्टली मेंबर ऑफ पब्लिक एंड नॉट थ्रू द, गाइस वो क्या किया, सीधा डायरेक्टली लोगों से मिल गया और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में आया ही नहीं, ठीक है। तो फिर आपको बताना प्रोविजन से रिलेटेड, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी एंड प्रमोट हेल्दी स्टॉक मार्केट, देखो गाइस ऐसे अगर वो लोग डायरेक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर्स पास जाएंगे और बीच में सेबी का वो नहीं लेंगे, हेल्प नहीं लेंगे ना, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन को बचाने के लिए जो सेबी है ना, वो प्रमोट करती है हेल्दी स्टॉक एक्सचेंज को, और उसी के लिए रेगुलेशन बनाया गया इस एक्ट पे, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है कि स्टेट दैट द ऑफर ऑफ अ शेयर्स और डिबेंचर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन शैल मेड ओनली विद परमिशन ऑफ सेबी, सेबी की परमिशन के बगैर आप नहीं जा सकता अपनी मर्जी से, ठीक है। सेबी की परमिशन लेना एकदम मैंडेटरी है,
ठीक है। फिर लिखा है सेक्शन 28(1) ऑफ अ सेबी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट दैट द प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल नॉट बी अप्लाई टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कर सकती है, आरबीआई कर सकता है और लोकल अथॉरिटी कर सकती है, उनको नहीं बोल रहे हम। और जो लोग स्पेशल एक्ट में है ना, उनको वो लोग भी कर सकते हैं थ्रू एजेंसी। ठीक है गाइस, तो इन लोग कर सकते हैं, इनको छोड़कर बाकी सब लोग के ऊपर ये अप्लाई होता है। और ये जो कॉरपोरेशन है इंडिया है, वो सेट आउट ये कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर बनी हुई है, जो कि एक स्पेशल स्टेट्यूट पार्लियामेंट के अंदर है। ठीक है, तो वो जो है वो परमिशन लेने की उसको ज़रूरत नहीं है, और फिर वो कोई वॉयलेट नहीं की प्रोविजंस को, तो ये बात ठीक है। मतलब मैं फिर से समझा देती हूँ गाइस, जो सेबी ना वो अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन को बचाने के लिए सेट आउट हुई है। तो ये बोलती है कि मेरी परमिशन के बिना तुम नहीं जा सकते सीधा पब्लिक के पास। तो बट कुछ लोग जा सकते हैं, कौन-कौन जा सकता है? गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, स्पेशल एक्ट, इन लोग जा सकते हैं। ठीक है, थ्रू एजेंसी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये जो इंडस्ट्री फाइनेंशियल कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया है ना, ये गवर्नमेंट की ही मतलब वो जो स्पेशल स्टैट्यूट है पार्लियामेंट के अंदर, तो इसीलिए ये लोग जा सकते हैं। और अगर ये लोग जा सकते हैं तो फिर इस इन्होंने कोई भी चीज़ को वायलेट नहीं किया है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। Thank you so much for watching this video. Yeah, do subscribe my channel. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Stay safe, stay healthy, and अपना ध्यान रखो।